Welcome to Monk and Parmanu in the physics session, and today we are dealing with our quantum mechanics. And our first topic is failure of classical theory of EM waves यानी कि electromagnetic waves. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या थी. तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट ओनली बिहेव्स लाइक ए वेव. तो वो हमेशा वेव का ही रूप रखती थी और कोई उसका रूप नहीं होता था उस टाइम या फिर उस क्लासिकल थ्योरी के बेस पर. जो सेकंड जो हमारे पास पोस्टुलेट है, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. जो इंटेंसिटी को उन्होंने रिलेट करा था वो करा था एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि कितनी एनर्जी उस जगह पर इंसिडेंट होती है जब कोई भी लाइट वेव वहाँ पर गिरती है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पर कुल मिला के उन्होंने इंटेंसिटी को एनर्जी के प्रोपोर्शनल दिखाया था. एंड थर्ड वन इज एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. और उन्होंने और क्लासिफाई कर दिया कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के किसी भी वेव के, ना कि फ्रीक्वेंसी किसी भी अन्य चीज़ के. अब हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी के फेलियर के बारे में कि किस किस पॉइंट पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी प्रॉब्लम की. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमें एक बात का पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के, और वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. अगर हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहे हैं और साथ में उसकी एनर्जी. ये क्लासिकल मॉडल है. लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जब जब कोई भी लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर इल्यूमिनेट कराई जाती है तो उस कंडीशन में अगर हम इंक्रीज़ करें उसकी इंटेंसिटी तो वो मोर एंड मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहाँ से एमिट हो रहे हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. हम लेट करते हैं दो फोटोन, एक फोटोन जिसकी इंटेंसिटी कम है और एक फोटोन जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है. अगर दोनों फोटोन मेटल सरफेस पे किसी किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो मान लो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं जिनसे फोटोन टकराए हैं. तो जिस फोटोन के पास इंटेंसिटी कम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होनी चाहिए क्योंकि उसके पास इंटेंसिटी कम थी, और साथ में जो फोटोन है जिसकी हाई इंटेंसिटी है उससे टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ पर क्लासिकल थ्योरी. बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड दैट अगर फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों इंटेंसिटी वेव्स की तो किसी भी कंडीशन के अंदर उनके जो द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा इक्वल होगी किसी भी कंडीशन में. अगर उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है तो चाहे कुछ भी इंटेंसिटी हो दोनों की, कितनी भी हाई कितनी भी लो हो, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी. Hence it is clear that by increasing intensity we are not increasing amplitude of light. It means जो I है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाना नहीं है. तो इसकी सच्चाई क्या है? ट्रुथ द एक्सपेरिमेंटली इट कम टू नो दैट बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी वी आर जनरली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन दैट एरिया या फिर मेटल सरफेस. तो सिंपली ये पता चला कि जब जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम इल्यूमिनेटिंग एरिया बढ़ा रहे हैं जिसमें वो वेव या फिर जिसमें वो लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, वो टकरा रही है, उस स्ट्राइक कर रही है किसी भी सरफेस पे. इससे इफेक्टिवली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड दस मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. और अगर फोटोन एक सफिशिएंट एनर्जी से टकराएंगे ज़्यादा अमाउंट में तो वो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएंगे. तो इसलिए हमारे पास फाइनल जो आंसर वो होगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अगर उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो. सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. जो एनर्जी है वेव की वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है एंड देयर कैन इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इल्यूमिनेटिंग द सरफेस. तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट हो सकते हैं चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो. तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी फॉर ए सफिशिएंट एम्पलीट्यूड देयर कैन पॉसिबल एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में एम्पलीट्यूड है किसी वेव का तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा सकती हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई मेटल सरफेस है उसके ऊपर दो हम वेव्स को इल्यूमिनेट कराते हैं, दो अलग अलग तरह की वेव्स पर. एक की फ्रीक्वेंसी है ν1 और एक की फ्रीक्वेंसी है ν2, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस मेटल सरफेस की वो है ν0.
अब जो न्यू 1 है वो कम है फ्रीक्वेंसी और न्यू 2 है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि एमिशंस टेक प्लेस फॉर बोथ फ्रीक्वेंसीज न्यू 1 एंड न्यू 2। अब किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर एमिशन होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता एमिशन के। अगर इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वो इजेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड दैट फॉर ए फ्रीक्वेंसी लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के लिए एमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। Hence it is clear that intensity of wave cannot be related to energy of wave। तो intensity of wave है उसको हम relate नहीं कर सकते energy से। Energy of wave is associated only with frequency। Hence energy of a wave of a frequency nu is given by E is equal to h nu। और यहाँ पर h होगा Planck's constant। जो एनर्जी होगी किसी भी वेव की वो होगी h nu। Now the third problem is time delay problem। According to classical wave theory, wave has a wave front, and when a wave front strikes a metal surface, the energy of wave is spread over the wave front। अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो वेव है उसके पास एक वेव फ्रंट होता है, एक सरफेस होता है, और वो सरफेस जब किसी भी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो स्प्रेड होती है उस सरफेस पे इवनली चारों तरफ। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। Thus, some time is taken by electrons to absorb that sufficient energy to eject out। वहाँ से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ समय लगेगा वो एनर्जी इकट्ठा करने में, क्योंकि एनर्जी एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है टोटली, वो स्प्रेड है। वो स्प्रेड एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेगा उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और उस टाइम के बाद ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। इसलिए वहाँ पर कुछ ना कुछ डिले होता है टाइम में, वो भी इजेक्शन के दौरान। But experimentally it is observed that emission of electron takes place in a part of seconds and it is a immediate process। तो यहाँ हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि वो जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्ट ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, उसको टाइम डिले नहीं लगता। तो इसका मतलब जो हमने सोचा है कि जो वेव है वो वेव फ्रंट रखती है और उसकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, वो सिचुएशन गलत है। Hence it is clear that energy is not spread। एनर्जी स्प्रेड नहीं है, इट मस्ट बी एक्यूमुलेटेड टू ए पॉइंट और ए पैकेट और ए पार्टिकल, जिसको बाद में बोला गया फोटोन। व्हेन ए सफिशिएंट एनर्जी फोटोन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इट इज स्ट्राइक्ड आउट। जब भी कोई सफिशिएंट एनर्जी का जो फोटोन है वो टकराता है किसी भी इलेक्ट्रॉन से तो वो उसको बाहर निकाल देता है, इजेक्ट आउट कर देता है। ये सिंपल सी थ्योरी है, और इसी वजह से जो टाइम डिले नहीं होता उन दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ द सेकेंड बाहर निकल कर आ जाता है विदाउट एनी डिले।